सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, ये सब बकवासबाजी दे रखी है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस में है कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो भाई। किसकी? हीलियम की निकाल दो, मैग्नीशियम की निकाल दो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दे रखी हैं। मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसका प्लॉट बनाना है और उसकी इंटरप्रिटेशन, ये सब बातें बाद की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है, बेसिकली वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सा मास? जो मास का डिफरेंस आता है। कौन सा डिफरेंस? जो किसी एलिमेंट का एक्चुअल मास है और जो उसका कैलकुलेटेड मास है। ठीक है, मान लो किसी एलिमेंट का हमें कैलकुलेट किया मास, उसका 100 ग्राम आया। हमने कॉपी पेन पे उसको कैलकुलेट किया, 100 ग्राम से उसका वेट आया, मास आया सॉरी। लेकिन एक्चुअल में जब उसको मेजर किया गया तो उसका 90 आया। तो जो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो 10 ग्राम का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और वो मास कहाँ गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी? जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी है, प्रोटॉन्स के जो रिपल्शंस है उनको होल्ड करके रखे हुए है, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो एनर्जी होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। ये सब बातें बाद की, पहले हम निकाल लेंगे मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। डेल्टा एम कैसे निकालना है? थ्योरेटिकल माइनस जो प्रैक्टिकल या फिर कहीं मेजर्ड मास। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है? जो मेजर्ड मास है वो तो हमको इन्होंने दे ही रखा है। हीलियम का मास ये है, मैग्नीशियम का मास ये है, ये सब हमें कैलकुलेट करके इन्होंने दे दिए हैं। अब जो थ्योरेटिकल मास है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा? तो थ्योरेटिकल मास इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसकी मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और हमको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलता है। जैसे हमारे पास ये कोई x एलिमेंट है, a उसका एटॉमिक मास है, z उसका एटॉमिक नंबर है, तो a माइनस जेड, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है। ये वैल्यूज हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। z n हमको निकालना है, उन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ये सब आने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका थ्योरेटिकल मास, उसमें से माइनस कर देंगे जो कैलकुलेटेड, सॉरी, जो उसका मास जो गिवन है, प्रैक्टिकल मास जो है उसका क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन ही है ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उसको। देखो ये फॉर्मूला सेम, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि z हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि z तो सेम ही है ना। z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू a माइनस जेड कर दिया डायरेक्ट। इसको आप याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अभी देखो मास डिफेक्ट कैसे आएगा? थ्योरेटिकल मास माइनस मेजर्ड मास। अभी हम लोग इंडिविजुअली सबका करके देखते हैं। तो हीलियम के लिए जो z है वो 2 है, प्लस उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ दिया प्लस 2। अब देखो 4 माइनस 2 2, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई करके ये आ गया। मेजर्ड मास क्या है? ये है। मास डिफेक्ट क्या दिखा? इसमें से क्या माइनस कर देंगे? जो गिवन मास है हमको, गिवन कितना है हीलियम का? ये रहा 4.00260023, 4.00260023। ये माइनस कर दिया, ये हमारे पास आ गया डेल्टॉन की फॉर्म में। ठीक है, बट इसको हमें, अब इसको ये आ गया हमारे पास डेल्टा एम मास डिफेक्ट। तो 931.5 इंटू डेल्टा एम अपॉन ए, ये फॉर्मूला है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 931.5 इंटू जो डेल्टा एम आ गया अपॉन एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू सॉल्व करके। ऐसे ही हमें क्या करने हैं? सेम सारे करने हैं। मैग्नीशियम का भी सेम, आयरन का सेम, टिन का सेम, थोरियम का सेम, सभी का ऐसे कन्वर्ट करते रहेंगे और आंसर आता रहेगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया।
मास नंबर के साथ और बाइंडिंग एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं हम लोग उस तरीके से लिखते हैं कि सब कुछ रेंज में रही है ना, सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करके जो रेंज में आ सकता है। तो उससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे इसका क्या कर रहे हैं, मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ रहा है। जब ये इसका साइज एट ए सर्टेन एज एट ए सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रिपल्शन बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कोलम्बिक रिपल्शन बोलते हैं। तो उसके अंदर फिर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इस तरह फ्यूजन प्रोसेस है। तो ये हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियर इज डोमिनेटेड बाय द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस इसके अंदर कोलम्बिक रिपल्शन और न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, यही सेम चीज़ है जो हम लोगों ने भी डिस्कस कर ली है, वही किताबी भाषा में लिखी हुई है, तो हमें आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द n बाई जेड रेशियो। अब n हमको निकालना आ गया a माइनस जेड, इससे हमारे पास n आ जाएगा। अब किसी भी एटॉमिक नंबर ले लो आप, 40 और 19 पोटाशियम है हमारे पास, इसका n कितना होगा, 40 माइनस 19, इससे हमारा n आ जाएगा 40 माइनस 19, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो तो n आ जाता है। तो n आ गया, z कितना है 19, तो 40 माइनस 19 अपॉन 19, 21 आ गया हमारे पास। 40 माइनस 19 अपॉन z कितना है 19 है, तो 21 अपॉन 19 इक्वल टू 1.1। सेम सारे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट इसके ग्राफ भी कंपेयर करके बना सकते हैं, n बाई जेड इंटू मतलब किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ, इस तरीके से इनके ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, और रही बात इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो एटम्स या फिर कहीं जो न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, छोटा है, लो एटॉमिक नंबर है, तो उनके स्टेबिलिटी के लिए जो n बाई जेड की रेशियो है वो नियर टू 1 होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनके इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दें या फिर बड़े होंगे तो उनके अंदर जो रेशियो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ये देखो फैक्ट है, इसमें कोई, इसको सब इंटरप्रिटेशन का नाम दे लो चाहे इसको फैक्ट कह लो। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो ज़्यादा हैवीएस्ट हमारे स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो स्टेबल कब होंगे, जब उनकी n बाई जेड रेशियो लगभग 1.6 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टेबल होंगे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 के आसपास वैल्यू चली जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या है, रेशियो n बाई जेड की 1 है। ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, उनका जो n बाई जेड है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये श्योर होगा उनकी स्टेबिलिटी के लिए। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं